हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुरारी बाबू YP में, जहां आप आज सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। क्या सीखने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो अगर जो बच्चे उम्मीद लेकर के आए हैं YouTube पे कि हमको कुछ सीखना है, तो आप सही YouTube चैनल पे आए। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं आज। और ये जो चैप्टर है, इसमें आपको बोर्ड परीक्षा से 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ध्यान से सीखिएगा ताकि 10 नंबर आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम अपने बोर्ड पे आपको लेके चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इससे आप लोग वाकिफ होंगे, ठीक है। इससे आप लोग वाकिफ होंगे कि क्या कहता है ये कक्षा 10 की गणित। ये तो समझ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी समझ रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कभी में आपने पढ़ा होगा कि बचपन में या फिर मतलब 9th में पढ़े होंगे आप, एक चर वाले, दो चर वाले, ये होता क्या। तो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जिसमें एक्स रहेगा, एक्स का मान जो है वो बदलते रहता है, इसको हम क्या कहेंगे? चर संख्या। इसको क्या कहेंगे? चर संख्या। और 5, 10, 12, 15 इत्यादि, ये सारे चीज को हम क्या कहेंगे? अचर संख्या। क्या कहेंगे? अचर संख्या कहेंगे। अचर संख्या कहेंगे, ठीक है। तो ये सब क्यों कहते हैं अचर संख्या? क्योंकि इसका मान बदलने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, 12 का मान कभी भी 11 हो सकता है या 13 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। इसको नहीं, हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको अचर संख्या कहते हैं। लेकिन x का मान जो है, अगर एक समीकरण में 5 मान है, तो अगले समीकरण में उसका मान हो जाएगा। इतना बात अगर समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी तो आगे बढ़ूं, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आपको 10 नंबर परफेक्ट से परफेक्ट आने वाला है, ठीक है। मैं ये 9th का जो चैप्टर है वो मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूं, इसी के लिए मैं आपको बताया हूं। तो ये देखिए, सबसे पहला नंबर, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? उसमें एक चर रहेगा। क्या रहेगा? एक चर रहेगा। ए जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नहीं डिजिट रहेगा। हम मान लिया जाए, जैसे ठीक है, ए नहीं इसमें मानेंगे, हम इसमें ए नहीं मानेंगे। इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है। हम ए नहीं मानेंगे। यहाँ पे लिख दिए 5x प्लस 2 बराबर का 0। तो इसमें कितना चर है? इसमें कितना चर है? एक चर है। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। क्या हो गया? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसी में हम कर देंगे 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कितना चर हो गया? दो चर हो गया। यानी कि अल्फाबेटिकल जितना भी ए से जो है जेड तक, ए से जेड तक जो भी मतलब हम लिखेंगे वो हो जाएगा अल्फाबेटिकल है। तो ये जो अल्फाबेटिकल जो है, इसको हम बोलेंगे चर संख्या। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे चर संख्या। अच्छा, उसके बाद जब ये काम हो जाएगा, तो ये तो हम अपना समझ गए कि भाई एक ए जो है। अब अगर हम यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो ये समीकरण है भैया। ये क्या है आपका? ये दो चर वाले समीकरण का रूप है। क्या है? ये रूप है। ए के जगह पे हम लोग, ए के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं। ए के जगह पे हम कुछ भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं। बी के जगह पे हम 5 भी मान सकते हैं। सी के जगह पर हम 4 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई बोल दिया कि सर, एक बच्चा आया, सवाल पूछ भी सकता है ना आपसे। तो एक बच्चा आया, वो बोला कि सर 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए बी सी का मान क्या होगा? ए बी सी का मान क्या होगा? क्या होगा? जैसे 9 10 में जो बच्चे मतलब सॉरी 9th में जो बच्चे पढ़े होंगे, उनको तो ये चीज पता होगा। अब ए हमने क्या बोला था? ये व्यापक रूप लिखने के लिए जो होता है, क्या होता है? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हमने बताया था ना। 0 हमने बताया था कि नहीं बताया था? तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ए बराबर हमने 5 लिखा, बी बराबर हमने 3 लिखा और सी बराबर हमने 2 लिखा। तो ये मान दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह से सवाल अगर आएंगे तो आपको ऐसे ही हल करना, डायरेक्टली देख लेना है। अच्छा, एक्स के कोड मतलब गुणांक है ना,
x का गुणांक जितना रहेगा वो a के बराबर में हो जाएगा, और y का गुणांक जितना रहेगा वो b के बराबर हो जाएगा, और c का गुणांक जितना रहेगा वो मतलब उसमें गुणांक नहीं रहेगा, अगर डिजिट रहेगा तो वो c के वैल्यू के बराबर में आ जाएगा। और समीकरण जो है द्विघात मतलब द्विघात बोलते हैं, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है वो ऐसे, इसका जब व्यापक रूप जो है यही होता है, ठीक है, व्यापक रूप जो है यही होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, कभी भी आपको बोल सकता है कि मतलब इतना इतना इतना, अगर a बराबर b बराबर c बराबर दे दिया तो आपको व्यापक रूप में दर्शाने के लिए भी बोल सकता है। तो आपको अगर इसको व्यापक रूप में दर्शाने के लिए बोलेगा तो 5x प्लस 3y सॉरी प्लस c इज इक्वल टू 0 आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस रहता, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो c के जगह पर यहाँ पे क्या करते, 5x प्लस 3y माइनस सी। अगर इसमें भी माइनस रहता तो इसमें हम क्या लिखते हैं, माइनस 5x प्लस 3y माइनस का सी जो है सॉरी माइनस का यहाँ पे 2 लिख दो बराबर का 0। अगर मान लीजिए इसमें भी माइनस रहता, इसमें प्लस रहता तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमको जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से हम मान पुट करते जाएंगे, हमारा मान निकलते जाएगा। इतना बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो मैं आगे बढ़ूं, अगर किन्हीं बच्चे को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं अपने जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण पे आता हूं, ठीक है। वहां पे क्या डेफिनेशन उसका है, कितने तरीकों से हल किया जाता है, कैसे कैसे क्या किया जाता है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको सारी जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शांतिपूर्वक आप देखिएगा, समझिएगा, नोट डाउन अभी नहीं करना है, पहले एक बार देखिए, उसके बाद दोबारा देख करके उसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप पढ़िए। आपको 10 के 10 नंबर मिलने वाले हैं चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेकर के आते हैं। अब देखिए आपको क्या मैंने बताया था, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो अब उसका डेफिनेशन किसी के बच्चे के मन में आ जाएगा कि सर ये युग्म होता क्या है। आपने बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन युग्म भी कहा जाता है ना, रैखिकों का युग्म बोला जाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। इंग्लिश में उसको पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, पेयर बोलते हैं। तो जोड़ा मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जोड़ा किसको बोलते हैं। तो युग्म यहाँ पे दिया या एक शब्द दिया है तो इसका मतलब आप गलत मतलब कहने का मतलब वो है जानबूझ के जो है गलत डायरेक्शन में नहीं जाइएगा। युग्म मतलब ये होता है जोड़ा, क्या होता है, जोड़ा। आप किसी भी जोड़े को ले सकते हैं, ठीक है। तो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का दो जोड़ा, यानी कि दो रैखिक समीकरण का एक साथ हल कैसे किया जाएगा। अगर आपको दो समीकरण दे दिया जाएगा उसका हल कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो रैखिक समीकरण जिन्हें एक साथ हल किया जाता है, क्या किया जाता है, एक साथ हल किया जाता है, उसे युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्म कहा जाता है। यानी दो रैखिक समीकरणों को एक साथ हल करेंगे तो उसे रैखिक समीकरणों का युग्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रैखिक समीकरणों का युग्म कहा जाएगा, ठीक है। नाइन्थ में आप क्या पढ़ते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और 10th में आप क्या पढ़ते हैं, दो रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होता है, ठीक है। जहां तक आपको समझ में आ रहा है वैसा ही बात आपको करना है। तो सबसे बड़ी बात यहां पे आ जाती है, आपको दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहा होगा, दो समीकरण दिया हुआ है। इसमें आपको किसी भी तरीके से इसको चार तरीके से आप हल कर सकते हैं। इसको क्या तरीके से हल कर सकते हैं, इसको चार तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आप देखिएगा, मैं आपको आगे बताते चलूंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहला आपका हल रहेगा प्रतिस्थापन विधि। क्या रहेगा, प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब दूसरा कहता है अनुप्रस्थापन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन माने कि दूसरे मतलब दूसरा जो रहेगा उसको हटा के उसके बदले जगह पे उसको पुट करके मान निकालना है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन विधि। अब तीसरा एक होता है रेखांकन विधि। अब बहुत बच्चे के मन में सवाल आता होगा कि सर रेखांकन विधि में कैसे हल किया जाएगा। तो रेखांकन विधि में बहुत ही आसान है। आप एक ग्राफ खींचिएगा और ग्राफ में जो मान जहां से समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु में x और y का मान तो पुट होगा ही, और उस बिंदु में x और y का मान रख देना, उस बिंदु के हिसाब से आपका रेखांकन विधि से निकल जाएगा। इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन सभी का बाप होता है, ठीक है। प्रतिस्थापन, अनुप्रस्थापन, रेखांकन विधि। अगर इन तीनों विधि से समीकरण का हल नहीं निकलता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से ये हल निकल के ही रहेगा, ठीक है।
इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। आप ध्यान से रखिएगा, अगर इन तीनों विधि में से आपके समीकरण का हल नहीं निकला तो आप चौथे विधि का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको सभी का मतलब जो आप डेफिनेशन होता है वो मैं बताते चलूंगा और एक एक उदाहरण देकर के आपको समझाते चलूंगा। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक में क्या बोला, प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि पहला। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, इस विधि में एक समीकरण के एक चर यानी कि वेरिएबल, जो आपको मैंने चर किसको, एक्स वाई जेड जिसको बोलते हैं, यानी कि A to Z तक जो भी अल्फाबेटिकल नाम रहेगा उसको आप चर बोल सकते हैं, और जो भी डिजिट रहेगा उसको आप अचर बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने चर अचर फिर से मैं आपको बता देता हूं। चर संख्या उसको बोलेंगे जिसका मान बदलते रहेगा, और अचर संख्या उसको बोलेंगे जिसका मान नहीं बदलेगा। मोटा मोटी आप मतलब समझ सकते हैं चल संपत्ति और अचल संपत्ति। जो बच्चे समझ रहे होंगे संपत्ति के बारे में, चल संपत्ति यानी कि जो चलने वाला रहता है, चलने वाला उसका वैल्यू जो है वो हमेशा घटते रहता है, और अचल संपत्ति वैसे संपत्ति को बोला जाता है जिसका वैल्यू जो है वो कभी नहीं घटता है, वो हमेशा बढ़ते रहता है। तो वही मैटर से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे देखिए इस विधि में एक समीकरण के चर यानी कि वेरिएबल का मान निकलकर उसे दूसरे समीकरण में रखा जाता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करा जाता है। इससे हमें एक चर वाले समीकरण भी मिल जाता है, जिससे हल करके दूसरे चर का मान भी निकाल लिया जाता है। अब देखिए कैसे होता है प्रतिस्थापन विधि। अब पहला समीकरण आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। पहला समीकरण आपको क्या दिया हुआ है कि x प्लस का y बराबर में 5। ठीक है, पहला समीकरण ये दिया हुआ है, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण को हम हल निकालेंगे तो इसको हम बराबर में x बराबर में 5 माइनस वाई लिख सकते हैं। आप बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं, ये मान आ गया। अब इस मान को हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई बराबर का 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये उधर चले जाएंगे। ठीक है, और ये इधर चले आएंगे तो हो जाएगा 2y बराबर का 4। आपका y बराबर क्या आ जाएगा 2, y बराबर क्या आपका आ जाएगा 2। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब समीकरण इसी में अगर हम रखेंगे x y का मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे x बराबर मान आपका निकल सकता है। तो देखिए x बराबर में क्या लिखेंगे 5 माइनस का 2 बराबर का, आपका राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया इस समीकरण को। अगले समीकरण को अब देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि आप समझ गए। अब इसको देखते हैं अगला समीकरण अनुप्रस्थापन विधि। अब इसमें क्या किया जाता है वो आपको, इसको तो एलिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो अब इस विधि में क्या किया जाएगा, इस विधि में दोनों समीकरणों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि एक चर वाले का गुणांक यानी कि जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट समान हो जाए, फिर दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर या उस चर को समाप्त कराने की हटा करके उसका हल जो बच जाता है उसका हल निकाला जाता है। तो सबसे पहला देखिए इसमें भी दो समीकरण आपको दिया हुआ है। तो पहला समीकरण देखिए 2x प्लस 3y और बराबर में क्या आ जाएगा 12, ये समझ में आ गया। दूसरी बात आपको x माइनस का 3y बराबर में आ जाएगा 3, ये बात आपको समझ में आ गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। अब इसमें हमको देखना है कि एक जो चर है वो यहाँ पे कौन सा समान है। अगर समान है तो कोई देखने की बात नहीं है, इसको बराबर से घटा देंगे, घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y और 3y एलिमिनेट हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो घटाने के बाद 2x में अगर x घटाएंगे तो x बचेगा। अच्छा, इसको अगर घटाएंगे 12 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा। तो x का मान तो ऑलरेडी हमको निकल चुका है। अब x का मान इसमें पुट करेंगे, हम मेरा मान हमको निकालना है तो x का मान यहाँ पे पुट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए x का मान अगर यहाँ पे पुट करते हैं इधर आ जाएगा माइनस में आएगा ना। इसको देखिए तो x के जगह पर 9 माइनस 3y बराबर 3 मैंने लिख दिया, तो माइनस 3y बराबर में 3 माइनस 9 ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद माइनस 3y बराबर में माइनस 6 लिख जाएगा। अब माइनस माइनस कर जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2। तो x का मान तो आपका 9 आ गया और x का मान 9 आ गया तो y का मान आपका 2 आ जाएगा। इस समीकरण में मान पुट कर रहे थे, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थापन विधि। क्या बोलते हैं अनुप्रस्थापन विधि। आपको जो विधि अच्छा लगे
उस विधि से आप काम कर सकते हैं। चाहे जैसे भी आपको मान निकालना हो, वो रैखिक समीकरण के युग्म का मान हमको निकालना है, मतलब निकालना है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या कहता है। अगला बोल रहा है रेखांकन विधि। रेखांकन विधि का चरण कैसे होता है ये देख लेते हैं। अब इसमें कहता है कि इस विधि में दोनों समीकरणों को रेखाओं के रूप में ग्राफ पर खींचा जाता है। ग्राफ पर हम खींचेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ पर हम खींचेंगे। जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वही बिंदु पॉइंट उन दोनों समीकरणों का हल होता है। अब हमको मान निकालने के लिए, जैसे देखिए एक ग्राफ कॉपी खींचना पड़ेगा, लेकिन आप ग्राफ कॉपी पे मान रखिएगा तो ग्राफ कॉपी पे मान निकलेगा, लेकिन हम यहाँ पे ग्राफ नहीं, आपको एक रफ ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अगर सपोज डेट यहाँ पे जैसे कि ये मान हो जाएगा, ये मान हो जाएगा, ये मान हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। अगर दूसरा समीकरण सपोज डेट अगर इस तरीके से ये पार होगा, ठीक, और दूसरा समीकरण इस तरीके से पार, यानी इस बिंदु पे वो काट रहा है, इस बिंदु पे वो काट रहा है, क्या कर रहा है, इस बिंदु पे वो काट रहा है। तो इस बिंदु पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, वही एक्स वाई का मान हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जैसे सपोज डेट ये क्या होगा, पहला समीकरण आपका x प्लस वाई बराबर 6, ये मान लिए हैं, ठीक है, ये माने हैं, ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये एक्चुअल ग्राफ नहीं, ये मान के हम बताए हैं, क्योंकि ग्राफ कॉपी यहाँ पे है नहीं, एक्चुअल मान के बताए हैं आपको। और दूसरा ग्राफ जो है ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर का 2, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब ये दोनों जो है मान जो है यहाँ पे, मतलब मान लिया जाए ये काट रहे हैं, सपोज डेट ये x यानी कि 2 और 3 पॉइंट पे काट रहा है, तो x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा। इसी तरीका से ये एक दूसरे को काटते हैं, और काटते हैं तो एक दूसरे को काट लेंगे तो जो बिंदु कटेगा, कटान बिंदु जो होगा उसका, वही जो x और y कोऑर्डिनेट होगा, वही उसका x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए अंतिम जो नियम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म का हल निकालने का जो नियम है, वो मैं आपको बताता हूं, जो कि ब्रह्मास्त्र साबित आ जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सूत्र जो है, इसी को, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो भी समीकरण दिया होगा फटाफट यहाँ पे मान आपको निकलते जाएगा। x बटे b1 और c2, b1 और c2, b2 और c1, ये तो लिखना है। अब c1 आप समझ किसको बोलते हैं, c1 किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको a1 b1 c1 लिख सकते हैं। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब वही ये जो समीकरण है, इसी के आधार पे ये बनाया गया b1 c2। अब देखिए b1 c2, b1 c2, ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, b1 c2 दिख गया आपको, b1 c2। अच्छा, माइनस में क्या करना है, b2 c1, माइनस में क्या करना है, b2 c1, इधर से इधर करना है, समझ में आ गया। चलिए अब y बटे में क्या लिखेंगे, c1 a2, c1 a2, c1 a2, उसके बाद क्या करना है, c2 a1, देखिए c2 a1, c2 a1 आ गया, c2 a1 आ गया। अब हमको c के जगह 1 रखें, क्योंकि कांस्टेंट जो है 1 रखे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, a1 b2, a1 को जो क्या करेंगे b2 से, और a2 को b1 से गुना करेंगे, a2 को b1 से गुना करेंगे, और जो भी मान आएगा गुना करने घटाने के बाद, जो भी मान आएगा वो x के नीचे में x का मान, y के नीचे में y का मान, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट का मान, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कहानी खत्म, बात बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये समीकरण हल आपको समझ में आ गया। चलिए एक कंडीशन और इसमें देख लीजिए, यदि रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, यहां से आया यहां से आया, एक ही बिंदु पे मिल जाती है, तो ये इसका एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक ही हल होगा। यदि दूसरा नियम जो कहता है, यदि रेखाएं समान हो, यदि रेखाएं क्या हो, जैसे रेखा इतना दूर खींचा गया तो दूसरा भी रेखा इतना दूर ही खींचा जाएगा, तो वो उसका जो हल होगा वो अनंत होगा, उसका हल क्या होगा, अनंत होगा। यदि रेखाएं समांतर हो, यदि रेखाएं जैसे एक रेखा ये खींचा और समान अंतर रेखा पर जैसे इतना ही दूर खींचा या इतना दूर खींचा या बहुत बड़ा खींच सकता है, तो उस केस में आपको कोई हल नहीं निकलेगा, उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपको कोई हल भी नहीं निकलेगा, ठीक है। एक ग्राफ आपको मैं समझा देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़िया से आप रट लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता, एक कॉपी में नोट डाउन करके स्टिकी नोट में
आप दीवार पे चिपका सकते हैं जहां पे आप स्टडी करते हैं, तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हल की स्थिति क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हल की स्थिति यहाँ पे दिया हुआ है। एक हल किस स्थिति में होगा, एक हल किस स्थिति में होगा, जब a1 बटा a2 डज नॉट इज इक्वल टू, इस साइन का मतलब होता है कि बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। अगर a1 बटा a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2, तब इस रेखाएं रेखाएं जो है उसका परिणाम क्या आ जाएगा, रेखाएं मिलती है, कहीं ना कहीं जाकर के वो मिलती है। ठीक है, अगर रेखाएं मिलती है तो उसका हल क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, चलिए दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस में कहता है कोई हल नहीं। तो भाई इसका समीकरण कैसा होगा, इसका समीकरण होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि इन दोनों के बराबर नहीं होंगे c1 बटा c2। तब कैसा होगा रेखा, तब रेखा जो है वो समांतर होगा। अगर रेखाएं समांतर बोल दिया, अगर सवाल में रेखाएं समांतर बोल दिया, तब समझ जाना है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 ही होगा। तब अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल निकाल लीजिए उसका। ठीक है, चलिए अब अनंत हल कब निकलेगा वो देखते हैं। अनंत हल तब निकलेगा जब तीनों कोफिशिएंट आपस में बराबर हो जाएंगे। a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2। ठीक है, जब तीनों कोफिशिएंट बराबर में हो जाएंगे तब उसका हल जो होगा अनंत होगा, और वो तीनों जो होंगे वो एक ही रेखा पर होंगे। क्यों, कौन से रेखा पर होंगे, एक ही रेखा पर। जैसे एक रेखा यहां से ऐसे बढ़ा, रेखा भी यहीं से यहां तक बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक ही रेखा पर होना। तो इस स्थिति में क्या निकलेगा, अनंत। कैसा निकलेगा, अनंत निकलेगा। इसका टर्म एंड कंडीशन यानी कि शर्त कैसा होगा, यानी कि तीनों कोफिशिएंट बराबर होंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इससे बाहर आपको पूछने वाला भी नहीं है। और एक बच्चे, बहुत बच्चे के मन में एक सवाल आएगा कि शब्द समस्या का सॉल्यूशन कुछ होगा सर, तो वो बता दीजिए। देखिए शब्द समस्या से क्वेश्चंस आपको दो चार पूछ सकते हैं बोर्ड में, तो दो चार शब्द पूछ सकते हैं। तो जैसे पूछ लिया कि 3 सेब और 4 आम का दाम जो है 60 रुपया है, और 5 सेब और 2 आम का मूल्य है 70 रुपया, तो एक आम और एक सेब का दाम क्या हो जाए। अब सेब और आम भूल जाइए, सेब और आम भूल जाइए। सेब को हम किससे, एप्पल कहते हैं, तो ए से डिनोट कर लीजिए। और एम को हम किससे, मतलब मैंगो से, आम को मैंगो से डिनोट करते हैं, तो उसको एम लिख लीजिए। अब 3 एप्पल प्लस क्या है 4 मैंगो, 4 मैंगो इज इक्वल टू 60, यानी कि 60। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरे में क्या बोलता है, 5 एप्पल प्लस 2 आम बराबर में 70, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको जो है आप पहले विधि से हल कीजिए, दूसरे विधि से हल कीजिए, तीसरे विधि से हल कीजिए, या चौथे विधि से हल कीजिए। जो आपको सुटेबल हो उससे आपको हल करके इसको मिलान कर लेना है और मान निकाल लेना है। मैं आपको मोटा मोटी यहाँ पे पहले विधि से हल करके बताता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले विधि से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 3a बराबर लिखेंगे, 3a बराबर, इसको लिखेंगे 3a बराबर में क्या हो जाएगा 4m 60 माइनस 4m। ठीक है, ये आपका आ गया। उसके बाद a बराबर यहां पे आ जाएगा 60 माइनस 4m बटेगा 3। अब a के जगह पे हम इसका मान पुट कर देंगे, जहां जहां a रहेगा वहां वहां दूसरा समीकरण में इसका मान पुट कर देंगे, बराबर में निकाल लेंगे। अब देखिए क्या कहता है 5a, क्या बोलता है 5a, 5a है, तो इसके जगह पे हम a के जगह पे ये जो है 60 माइनस 4m बटा 3 लिख देंगे। अब देखिए 5 गुणे का 60 माइनस का 4m बटे का 3 प्लस का 2m बराबर में 70। ठीक है, एक रफ पेज आपको, रफ पेज में आपको बता देता हूं। अब देखिए आपको कितना आया 5 इंटू 60 माइनस 4m बटे का 3 प्लस का 2m बराबर का 70। इतना बात समझ में आ गया, समझ में तो आ गया सर। अब इसमें क्या करेंगे 60 पचे 300 माइनस माइनस है,
4 पचे 20m बटे का 3 प्लस का 2m बराबर में 70। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, यहां पे 3 लिखेंगे, 300 प्लस का 20, सॉरी माइनस का है, माइनस का 20m और इसमें लिखेंगे प्लस का 6m। यहां पे कुछ नहीं है तो एक है, एक तिया 3 तो 2 तिया 6, तो 6m यहां पे हो गया बराबर का 70 हो जाएगा। इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो 300 प्लस 6m माइनस 20m बराबर में आपका क्या जाएगा 70 तिया 210। ये समझ में आ गई बात को। चलिए आगे आपको दिखाता हूं। अब यहां पे देखिए ये 6m प्लस में है, ये 20m माइनस में है, इसको हमको घटाना होगा। अगर इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि दोनों माइनस में आ जाएंगे तो माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 14m माइनस का, 14m माइनस का, यहाँ पे कर दूंगा 210m माइनस का 300। ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पे माइनस का 14m बराबर में आज यहाँ पे आ जाएगा 90। 300 में से 210 घटाएंगे, ये आ जाएगा 90 आपको। तो ये माइनस का 90, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, m बराबर में आ जाएगा 90/14। समझ में आ गया, 90/14। इसको आप काट भी सकते हैं, तो इसको काटेंगे 45 और 7, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 दशमलव 7 चौका 28। ठीक है, 7 चौका 28। अब बचा कितना 2, 7 दूना 14, यानी कि लगभग मानिए कि 7 रुपए का एक जो है मैंगो पड़ेगा, 7 रुपए का। उस हिसाब से समीकरण का मान जो है दूसरे समीकरण में इसको यानी कि m के जगह मान पुट करके मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दशमलव में आया तो दशमलव में ही मान निकलेगा। समझ में आ गया। चलिए आपको कुछ बोर्ड का टिप्स है वो मैं आपको दे देता हूं, वो आप समझ जाइएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये देखिए आपको क्या है, चारों विधि का जो है आपको हमेशा बराबर से बुक उठाना है, एनसीईआरटी का बुक उठाना है और चारों विधि का आपको अभ्यास करना है, एक्सरसाइज बनाना है। नहीं बनेगा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन करके दे दूंगा। दूसरी बात, ग्राफ कॉपी का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें ग्राफ खींचने के लिए दिया जाएगा और एक ग्राफ आपको 5 नंबर से 7 नंबर का रहता है, उसमें आपको ग्राफ खींचिएगा तो 5 नंबर मिलेगा, उसका सोल्यूशन कीजिएगा 3 नंबर मिलेगा, उसका लैंग्वेज लिखिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, टोटल 10 नंबर पूछता है। समस्या का प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि शब्द समस्या अगर ध्यान दीजिएगा शब्द समस्या से ज्यादातर। चौथा आपका हो जाएगा सूत्र को अच्छे से याद रखना है, जो कि आपको लास्ट वाला सूत्र है उसको आपको ध्यानपूर्वक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सूत्र जो है ध्यानपूर्वक याद रखना है, क्योंकि वही आपका जो है ब्रह्मास्त्र है। अगर कोई भी आपको मतलब सॉल्यूशन अगर तीनों चारों विधि में से 3 विधि काम नहीं कर रहा है मतलब समीकरण का हल निकालने में, तो चौथा विधि आपको अवश्य ही निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।